हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और हमारी जो सीरीज चल रही थी साइंस की, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा है पार्ट नंबर 23 वीडियो। 22 वीडियो अब से पहले डाल दिए हैं, उनको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ हम जो करा रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि अगर हमारे सीरीज़ को देखते हैं और हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो ग्रुप डी साइंस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये हमारा वादा है, ठीक है। ये हमसे वादा करते हैं आपसे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी साइंस में, ठीक है। और साइंस में आप 25 में से 20 प्लस स्कोर आसानी से कर पाओगे, भले ही आप आर्ट्स के हो चाहे आप कॉमर्स के हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, इसका कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों मजाक कर रही है हमारे साथ। मैं परेशान हो गया हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, और ये पीडीएफ जैसे ही बना के मैंने फ़ोन को उठाया लैपटॉप से, लाइट चली गई। मतलब तुरंत ही गई, मैंने भेज लिया पीडीएफ को, अन्यथा अभी और लेट हो जाता। तो यार मैं सॉरी मांगता हूँ इनके लिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और तांबे का घनत्व 8.9 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो तांबे का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, सापेक्षिक घनत्व जो होता है ना, वो निकालते हैं कि पानी को नीचे लेते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है, पानी का नीचे लेना है। किसका पूछ रहे हैं यहाँ पर? कॉपर का, यानी तांबे का। तो तांबे का बेटा पानी का, यानी कि देखिए तांबे का आपको दे रखा है ना 8.9 10⁻³ और यहाँ पर 10⁻³ का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 8.9। अब दोस्तों, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है सापेक्षिक घनत्व की, आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर शिफ्ट में, मैंने कराया था कि निम्न में से किसकी आपकी इकाई नहीं होती, तो आपको ध्यान रखना है सापेक्षिक जो घनत्व होता है यानी रिलेटिव डेंसिटी, इसकी कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? यानी कि कोई अम्ल होता है, ठीक है, एसिड, वो धातु ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। मान लीजिए ये कोई अम्ल है H2SO4 और इसकी अभिक्रिया मैंने करा दी ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड है, ये आपका अम्ल है। तो यहाँ बनेगा क्या? अब देखिए बनता क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये आपका जो अब देखिए यहाँ पर SO4 है ना, ये Zn के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है ZnSO4, और ये H2 प्लस O मिलकर बना देते हैं H2O। यानी कि दोस्तों होता है क्या, देखिए एक तो बना ZnSO4 प्लस एक बना H2O। अब देखिए H2 है, ये तो जल है, और ZnSO4 क्या एक लवण है। यानी कि जब भी ऐसी कोई अभिक्रिया होती है, आपको ध्यान रखना है हमेशा दोस्तों क्या बनता है, लवण और जल, ठीक है, लवण और जल, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? यानी कि आपका आइसोबार होता है, आइसोमर नहीं होता। इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा देख लेना ना दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया। आइसोबार क्या होता है दोस्तों? अब देखिए ऐसे तत्व होते हैं जिनके आपके परमाणु संख्या तो डिफरेंस होती है, लेकिन उनकी जो आपके द्रव्यमान, आपका जो मास नंबर होता है वो क्या दोस्तों क्या होता है, इक्वल होता है ना। यानी कि आपने देखा होगा, मान लीजिए ऐसे कोई नंबर लिखाता है सोडियम 11 और 21, 11 23 होता है ना, तो इसको बोलते हैं आपके मास नंबर, इसको बोलते हैं आपके परमाणु संख्या, ठीक है। तो जो मास नंबर है ना वो आपके इक्वल होना चाहिए, ये अलग अलग होनी चाहिए। तो ऐसे जो परमाणु होते हैं उनको बोलते हैं क्या, समभारिक या आइसोबार्स। तो आपसे पूछो उनमें बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर देखिए आयन बराबर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते, प्रोटॉन बराबर नहीं होते। उनमें नाभिक की संख्या, यानी नाभिक में आप देखिए क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? अब दोस्तों जो अदिश राशि होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है दोस्तों, जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, उसमें क्या होता है दोस्तों, केवल परिमाण ही होता है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती। अदिश राशियाँ जो होती हैं, अब आपको पहचानना इनमें से अदिश राशि कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर अदिश राशि में देखिए एक ट्रिक है, सीधी सी सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन वो सब पे लागू नहीं होती, लेकिन 90% पे लागू हो जाती है जो आपके ट्रिक है जो। अब देखिए सदिश जो राशि होती है ना दोस्तों, जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, उनमें आपको वह ढूंढना है, वह, ठीक है, वह ढूंढना है। अब देखिए इनमें वह जिसमें जिसमें होता है ना वो सारी सदिश राशि होती है, लेकिन हम आपको पहले बता रहे हैं 90% केसेस पे लगता है, सब पे नहीं लगता। तो देखिए संवेग है, इसमें वह आता है, विस्थापन में वह आता है, और बल में देखिए वह बल है ना। तो ये भी आपके यानी कि तीनों आपके सदिश राशि हैं। जबकि आपसे पूछे कौन सी जिसका परिमाण नहीं है, यानी कि कार्य क्या होता है दोस्तों, अदिश राशि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है। एक नर सेक्स हार्मोन जो होता है ना,
एक नर सेक्स हार्मोन होता है, वो हमारे कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है। अब देखिए हमारे टेस्टिस जो पाए जाते हैं, 2 टेस्टिस हमारे शरीर में होते हैं, मानवों में, पुरुषों में, तो उनके अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन यहीं पे होता है। ये आपसे पूछा है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है दोस्तों, यहाँ पर पूछना क्या चाहता है इसको अच्छे समझिए। पौधों में जो अवशोषण होता है यानी कि ऑब्जर्वेशन होता है यहाँ पर पेड़ पौधों में, ठीक है, और ऊपरी गतिविधियां जो होती हैं उनमें जड़ों से पत्तियों में जो पानी जाता है, ठीक है, उनका संचरण में मदद कौन करता है। अब दोस्तों अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता ना पर उत्तकों के ऊपर होता तो यहाँ पर आपको पता है जाइलम इसका राइट आंसर आता है, क्योंकि दोस्तों जाइलम है ना वो पेड़ पौधों में जल और खनिजों के संवहन के लिए, खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इनके बारे में पूछ नहीं रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पर पानी की मात्रा कम ज़्यादा होती है ना, वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम होती है। और प्रकाश संश्लेषण तो आप जानते हैं भोजन पकाने में मदद करता है। तो यहाँ पर पूछा है कि पानी और खनिज की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा किससे होती है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, इनके पास एक तरीका होता है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे पत्तियों के माध्यम से जो पानी है उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं वायुमंडल में, तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया मेटल सारी की सारी होती हैं, उनमें गुण पाया जाता है कि क्या करती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे सोडियम होता है वो Na+ और इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि वे सारे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं सारे के सारे धातु कहलाते हैं और उनकी प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है, यानी कौन सा ग्रीन एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर होता है, एक कोशीय, यानी कि एक ही कोशिका होती है। और दोस्तों हम बहुत जल्दी RH विटेकर वाली हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, तो वहाँ पर हम इन क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक कोशिकीय होता है और ये आपके हरित शैवाल होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका बायो का, इसको भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल देख लीजिए निम्न में से कौन सा अंडप में स्थित होता है, यानी कि कॉर्पल्स में कौन सा स्थित होता है, तो आपके जो ओवल होता है, यानी कि ओवेरी बोलते हैं ओवल, ठीक है, ओवल, हाँ ओवल। तो ओवल जो होता है बीजांड होता है वो आपके अंडप में स्थित होता है। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो खुद के प्रकाश से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं। अब दोस्तों देखिए पारदर्शी होती है जिनमें आर पार दिख जाता है, जैसे आपके जो लेंस होते हैं, चश्मे होते हैं, वो अपारदर्शी जिनमें आर पार नहीं दिखता है, आपके दीवार है ना, बहुत सारी चीज़ें आर पार नहीं दिखता है। प्रदीप्त क्या होती है, जिनमें आपके दोस्तों होता क्या है कि जिनमें खुद का रोशनी होता है, खुद में प्रकाश होता है ना, वो चमकते हैं खुद के प्रकाश से, उनको बोलते हैं प्रदीप्त। और देखिए अप्रदीप्त मतलब खुद का प्रकाश नहीं होता, इनकी इंग्लिश थोड़ी गलत होगी, नॉन साइक्लेबल आइटम नहीं आएगा, नॉन यहाँ पर आएगा इल्यूमिनस, नॉन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना, इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत हो जाता है, गूगल ट्रांसलेट पता नहीं क्या ट्रांसलेट कर देता है कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पहले बताया था, स्क्लेरन काइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी हम चैप्टर पढ़ेंगे उत्तक वाला, तो उसके क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए कौन है वो भाप के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि दोस्तों ये सारे के सारे आपके तत्व हैं, तो आपको पूछा है कि कौन सा तत्व है वो वाष्प के साथ यानी कि वेपर के साथ मिलके ही, ठीक है, आपके धातु ऑक्साइड बना देता है। तो आपने देखा होगा आपका जो लोहा होता है ना, वो आपके वायुमंडल की उपस्थिति में जल ग्रहण करके आपके फेरक ऑक्साइड में बदल जाता है Fe2O3, यानी कि लोहा होता है दोस्तों आपके भाप यानी कि वाष्प की उपस्थिति में ही आपके इसका क्या हो जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लोहा, Fe इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बंद पाए जाते हैं। तो आपको बता देखिए Al होता है, एल्यूमिनियम +3 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। Ag पे प्लस होता है, Au में प्लस होता है और Ca में +2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु में गति का उदाहरण कैसा है, यानी कि कोई फ्री फॉल कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली गिर रहा है ऊपर से, तो आपसे पूछे कि गति होती है कैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना है उस पर त्वरण रहता है ना वो इक्वल होता है, मतलब फ्री फॉल है तो उस पर जो आपका त्वरण है एक्सेलरेशन है वो क्या होता है हमेशा इक्वल रहता है। तो आपको ध्यान रखना है उसकी गति होती है समान त्वरित गति यानी कि सेम क्विक स्पीड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग में लिए गए तरल पदार्थों को क्या कहते हैं। अब देखिए तो दोस्तों होता क्या है, बैटरी और सेल जो होते हैं ना, तो उनमें क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि उनमें हम रासायनिक ऊर्जा को संचित करके रखते हैं, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा आपके होती क्या है, मेनली आपके विद्युत धारा उत्पन्न करने काम आती है। तो वहाँ पर कुछ आपके पदार्थ हैं उनको यहाँ पर सेल और बैटरी के अंदर भरा जाता है,
तो जो सेल के अंदर जो पदार्थ भरे जाते हैं, तरल लिक्विड जो पदार्थ भरे जाते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा है कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग में लिए गए जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल्स, उनको क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट उनको बोलते हैं। याद हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चूना क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। देखिए चूने का सूत्र होता है CaO और क्लोरीन होती है ये Cl2। ये दोनों मिलके बनाएंगे दोस्तों CaOCl2, और CaOCl2 आपके होता है दोस्तों आपके ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। अब देखिए ऑप्शन में आपके ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आपके कपड़े जो होते हैं उनमें से रंग उड़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है क्या दोस्तों? जो आपका समुद्र का जो पानी रहता है ना, वो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सब उनके ऊपर गिरता है ना, तो वो वेपर के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, उड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। तो आपसे पूछा है कि इसकी दर को, इसके रेट जो होते हैं इनको कम कौन करता है? तो दोस्तों जितनी नमी होती है ना, इसको शायद ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसका ट्रांसलेशन गलत है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में नमी को। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होती है ना, वहाँ आपका वाष्पीकरण उतना ही कम होता है। यानी कि सर्दियों में वाष्पीकरण कम होता है, ह्यूमिडिटी आपने देखी हुई सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है, कोहरा धुंध ना, तो इस वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पर नमी है वो क्या करता है, यहाँ पर वाष्पीकरण की दर को रोकता है। बल्कि सारे जो कारक हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ता है, सतही क्षेत्र बढ़ता है तो वाष्पीकरण बढ़ता है, और हवा की स्पीड अगर बढ़ती है तो भी वाष्पीकरण आपके बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक जो दोलक होता है, दोलक या लोलक जो भी है, एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? यानी देखिए जो सरलोलक उसको ऐसे लटकाते हैं और ये लेफ्ट टू राइट ऐसे गति करता है, तो यहाँ से एक चक्कर पूरा जाने में, जाकर आने में जो गति करता है, यानी कि एक चक्कर जाने और आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं इसका आवर्तकाल। अब देखिए आवर्तकाल को हिंदी में टर्न ओवर टाइम तो नहीं कहते, शायद कुछ और ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आवर्तकाल इसको बोलते हैं, मतलब जो टाइम लगता है ना, टोटल टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ जाने में, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ये आपसे पूछा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर एक विशेष दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कार्य का आपको बताया था, हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल दोस्तों पूरे करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाना, फिजिक्स न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे रेलवे के नाम से, उनको देखना, 16 वीडियो है। अगर आप उनको देखोगे तो आपके 80 से 90% फिजिक्स के न्यूमेरिकल रेलवे के सारे हो जाएंगे। वहाँ से मैंने NCERT बुक के जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो आपको करा दिए, आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। अब देखिए बल बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W बराबर बल इंटू विस्थापन। अब देखिए बल आपको देखा 1 न्यूटन और विस्थापन भी 1, यानी कि 1 गुणा 1। अब 1 गुणा 1 बराबर 1 क्या आएगा? अब देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ये जूल है जो कार्य का मात्रक होता है, किलोवाट आपके ऊर्जा का मात्रक होता है, और ओम आपके प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ये इसके राइट आंसर नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी निष्क्रिय गैस होती है ना, इनर्ट गैस होती है, जिसके बाहरी कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वर्ग संख्या 18 के तत्व होते हैं, इनको इनर्ट गैस बोलते हैं, शून्य समूह, उत्कृष्ट गैस विन्यास बोलते हैं। अब हीलियम के पास दोस्तों 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और नियोन होते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पता है नियोन के पास आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए हीलियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम भरेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 ही होगा, तो यहाँ पर अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसका हीलियम राइट आंसर होगा। बहुत जल्दी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाएंगे किसी भी तत्व का। ठीक है, चलिए बात करते हैं फुलरीन किसका अपर रूप होता है। तो आपको ध्यान रखना है आपके जो कार्बन होता है, कार्बन के 2 प्रकार के अपर रूप होते हैं। ठीक है, एक होते हैं क्रिस्टलीय, एक होते हैं नॉन क्रिस्टलीय। तो जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं उन्हें आपते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, तो फुलरीन ही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपका कार्बन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दाब की ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा है कि दाब जो होता है, प्रेशर होता है, उसको किस में मापते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। PA से इसको प्रदर्शित करते हैं, पास्कल से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है। हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो बताया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताई थी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको बताया था अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक डालते हैं तो दोस्तों जिंक है ना वो अधिक क्रियाशील है, तो जिंक क्या करता है, इस कॉपर को हटा देता है और यहाँ पर बनाता है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये यहाँ पर बनाता है। तो आपसे पूछा है क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए जिंक का सल्फेट बनेगा। अब जिंक सल्फेट आपको देखना है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा अभिक्रिया के प्रकार, तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर सेम जैसे ही हैं, औसत साल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों औसत साल जो होती है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर कुल दूरी, यानी कि कुल डिस्टेंस, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय।
ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए मैं आपको पहला करके दिखा देता हूँ, फिर दूसरा आप कर लेना। देखिए पहले 4 सेकंड में 23 मीटर चला और अगले 2 सेकंड में 15 मीटर, टोटल दूरी क्या हो गई दोस्तों 23 + 15, और टोटल टाइम कितना हो गया 4 + 2। तो यहाँ पर आप इसका भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 38, और 38 में 6 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 6 पॉइंट और शायद 17 कुछ आंसर आएगा। तो आप इस प्रकार से इसको करेंगे। और ऑप्शन नंबर 25 है, इसको आप कैसे करेंगे, कुल दूरी हो जाएगी 22 + 15 और कुल टाइम है 2 + 6, यानी कि यहाँ पर 37/8। तो यहाँ पर 8 चौक 32, तो यहाँ पर 4 पॉइंट और शायद कुछ 33 इसका राइट आंसर आएगा। तो आप देख लेना, हल करके बिल्कुल सीधा है। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी दोस्त आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं यार, उनके साथ शेयर कीजिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, देखिए PDF बनाने में उनमें बहुत टाइम लगता है, तो आपके मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब व्यूज़ आते हैं तो अपने आप ही मन करता है वीडियोज़ बनाने का। और अभी तक अगर हम टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है रेलवे की पाठशाला, वहाँ आप जुड़ जाइए। आपको फ्री PDFs और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट फ्री में मिल जाएंगे और बहुत सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।